ऑडिट या टैक्स में से आपके लिए कौन सी बेहतर फील्ड हो सकती है, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर ऑडिट की बात करें तो इसकी सब कैटेगरीज क्या हैं और इसमें किस नेचर का काम होता है, एंड देन टैक्स को डिस्कस करेंगे। और जब ये सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी तो आपके लिए डिसीजन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसमें काफ़ी जो मिथ्स होते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है स्टूडेंट्स का, उसको भी हम कवर कर रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने बताना है कि अगर आप ERP एडवाइजरी पे भी इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हम ज़रूर लेके आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही स्टूडेंट, चाहे वो CA में हो, ACC या CMA, जब वो बेस पेपर्स पास कर लेता है और उसके बाद उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करना होती है ऑडिट फर्म्स में, ख़ास तौर पे फर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑडिट में ही जाना चाहते हैं। उसके बाद जो बाकी 20% रह जाते हैं, उस कहते हैं जी कुछ टैक्स में जाते हैं, कुछ ERP में जाते हैं, एडवाइजरी में जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा लोग ऑडिट में जाना चाहते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, और वो बिल्कुल सही है कि अगर आपका प्लान पाकिस्तान से बाहर मूव करना है तो फिर ऑडिट एक बेहतरीन फील्ड है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर आपको ऑडिट में ही ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम सबसे पहले ऑडिट की बात कर लेते हैं। नो डाउट इट्स गुड, बट यहाँ पे एक मिथ को भी पहले डिस्कस करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि सर ऑडिट फॉर्म वाले तो ये पूछते ही नहीं हैं कि आपको ऑडिट में जाना है, टैक्स में जाना है। वो इंडक्ट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली आपको डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, और हो सकता है कि 3.5 साल आपको प्रॉपर ऑडिट में रगड़ा लगवाया जाए। बट अगर हम ICAP की गाइडलाइंस को देखें, ख़ास तौर पे CA के लिए, तो वहाँ पे तो सेगमेंट्स हैं कि आप ऑडिट में इतना टाइम लगाएंगे, टैक्स में इतना लगाएंगे, बाकी फील्ड में इतना लगाएंगे। बट सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि फर्म्स अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जब आप फर्म में इंडक्शन आपकी हो जाए तो फिर अपना पॉइंट आप रख सकते हैं कि सर मेरा अगर इंटरेस्ट इसमें है तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और मिथ ये भी है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अगर मेरा टैक्स में पहले हो गया, क्योंकि अगर आपको ऑडिट में होगा तो फिर आपने सारे आर्टिकल्स ऑडिट में ही कंप्लीट करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट में ही जान लें आप। अगर आपके पहले टैक्स में होते हैं तो 1.5 से 2 साल आपने टैक्स में काम करना है। उसके बाद आपके पास तकरीबन 1-1.5 साल का टाइम पीरियड बच जाता है जिसमें आपने एक्सटर्नल ऑडिट या ऑडिट डिपार्टमेंट में आपने काम करना होता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम रिमेनिंग टाइम में ऑडिट को कैप्चर कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ये मिथ है कि आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम ऑडिट को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके माइंड में तो यही होता है ना कि आपने कंपनीज को ऑडिट करना है, बट इट्स नॉट द केस। सिर्फ ये काम नहीं होता ऑडिट में। नंबर 1, नो डाउट आपने एक्सटर्नल ऑडिट करना है। कंपनीज का ईयर एंड हुआ, उसके बाद कंपनीज आप प्रॉपर आपकी टीम बनी और आपकी टीम को ऑडिट पे भेज दिया गया। एक तो ये काम हो गया, आपने पर्टिकुलरली ऑडिट किया। दूसरा, ऑडिट की तरह का एक काम होता है कि रिव्यू की इंगेजमेंट होती है। उसमें सारा आप ऑडिट नहीं करते, बट आप बर्ड आई व्यू के अकॉर्डिंगली आप उसमें देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप रिपोर्ट देते हैं। ये दूसरा काम है। तीसरा काम, इंटरनल ऑडिट भी इसी कैटेगरी में आता है। बहुत सी फर्म्स हैं जिन्होंने इंटरनल ऑडिट को ऑडिट की कैटेगरी में ही डाला हुआ है। तो हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट तो ऑडिट हो, बट आपको जिस आगे कैटेगरी में डाला गया हो वो इंटरनल ऑडिट हो। सही, ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथा काम एक और होता है, वो और ज़्यादा डिफरेंट नेचर का है। उसमें एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स होते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी है, मैंने ऑडिट फर्म से रब्ता किया कि मेरे यहाँ सेल्स का ये प्रोसेस है, ये मेरा सेट प्रोसेस है, मुझे आपकी टीम चाहिए जो जहाँ पे 3 महीने या 6 महीने या 1 साल काम करे और एनालाइज करे कि क्या इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। ये आपने काम करना है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये बड़ा जिनका इन जैसी कैटेगरीज में होता है वो बेचारे बहुत नुकसान में जाते हैं। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, ठीक है। इसमें सेल्स भी हो सकती हैं, इसमें अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री भी काम हो सकता है, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं तो काम हो सकता है। मेनली मोटा मोटा 4 यहाँ पे आपको सेगमेंट में काम करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेहतर कैटेगरी एक्सटर्नल ऑडिट नंबर 1 है। ये बात माइंड में रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं ये टैक्सेशन की। तो आपके माइंड में तो यही होता है जी टैक्स डिपार्टमेंट में जाना है तो यहाँ पे हमने लोगों की रिटर्न्स फाइल करनी है, बट इट्स नॉट द केस। अब सिर्फ आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करनी होती। पहले तो आपको ज़रा इसको तोड़ें। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स सेपरेट है, इसमें जो सेल्स टैक्स है वो सेपरेट है, इनकम टैक्स सेपरेट है। मेनली यहाँ पे 3 हम कैटेगरीज बनाते हैं। अभी इनकम टैक्स की अगर हम खास तौर पे बात करें, इसमें इंडिविजुअल आ जाते हैं, पार्टनरशिप्स आ जाते हैं, बिजनेसेस आ जाते हैं। और सेल्स टैक्स की बात करें तो उसमें ज़्यादातर बिजनेस और पार्टनरशिप्स इसी तरह से होते हैं। तो आपको इन डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करना पड़ सकता है। और सेल्स ये इनकम टैक्स को लेके, सेल्स टैक्स को लेके एक मिथ है
कि 2-2 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार लोग लेते हैं और रिटर्न्स फाइल करते हैं। ऐसे नहीं होता। जब आप एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स एक्सपर्ट बन जाते हो, तो फिर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं। सेल्स टैक्स के होंगे तो उन्होंने मंथली आपसे काम करवाना है। कॉर्पोरेट टैक्स होगा तो कंपनी ने आपको अपना एक टैक्स कंसल्टेंट हायर किया हुआ है, तो उसकी एक प्रॉपर रिकरिंग फ़ी है। तो यहाँ पे ये आपको बातें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपने यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करना होता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जब आप केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे कोई जीएसटी का, जनरल सेल्स टैक्स का, इनकम टैक्स का ऑडिट खुल गया, एफबीआर ने कहा कि इस कंपनी का ऑडिट खुलेगा, हम देखेंगे कि क्या भाई इनकी टैक्सेशन सारी सही है या नहीं सही। तो वहाँ पे टैक्स कंसल्टेंट का रोल होता है। फिर आपकी हेयरिंग्स होंगी, जिस तरह कोर्ट्स में हेयरिंग होती हैं, वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उस अकॉर्डिंगली आप उन हेयरिंग्स का में हिस्सा भी लेंगे, उसकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन होगी उसके भी पार्ट बनेंगे। एक तो आपने ऑफिस में बैठ के काम किया, दूसरा आपने हेयरिंग्स का और ये जो ये ट्राइब्यूनल्स के केसेस होते हैं, आपने इनको हैंडल किया। इसके अलावा वेल्थ को भी आपने मैनेज करना, यहाँ पे सीखना होता है। ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता चले इन बातों का। और इसके अलावा आपने टैक्स प्लानिंग करना होती है। कोई न्यू कंपनी है जी, वो सेल्स भी हो रही हैं, परचेजेस भी हो रही हैं, वो कहती है हमें तो समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे टैक्स क्या लगना है। तो आप हमें प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके दें, टैक्स इम्प्लीमेंट करके दें, ताकि हमारे लिए आसानी हो सके, हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें फिट कर दें और हमारे लिए परेशानी ना बने, बाद में रिटर्न्स की कैलकुलेशन, रिकॉन्सिलेशन हमारे लिए आसान हो जाए। तो ये सारे काम आप टैक्स में सीखते हैं और ऑडिट के लिए मैंने आपको बता दिया। अभी इन दोनों सेगमेंट्स को देखा जाए तो आपने देखना है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। उसके लिए भी थोड़ा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। अगर आपका प्लान है पाकिस्तान से बाहर मूव करने का, देन यू मस्ट गो फॉर ऑडिट एंड देन एक्सटर्नल ऑडिट। माइंड में रखिएगा, अगर आप चले गए एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, बुक कीपिंग भी रेकरिंग नेचर का काम, अगर आप वहाँ पे चले जाते हैं इंटरनल ऑडिट में, तो मे बी आपको इंटरनेशनल लेवल पर उससे अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें। गौर से समझ लीजिए। और अगर आपने टैक्स में जाना है तो टैक्स में रहते हुए पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन स्कोप है। और अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को भी टारगेट करना चाहते हैं, दैन टैक्स प्लस ऑडिट एक बेहतरीन पॉइंट हो सकता है। तो ये आपके लिए मैंने कंटेंट रेंज किया था, कैसा लगा ये भी बताइएगा। और ERP, एडवाइजरी, बाकी सेगमेंट्स पे अगर आपने बात करवानी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।